हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यू एंड इट्स गुड। ये अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अकाउंटिंग के, हालांकि आपके पास अगर हो तो काफ़ी अच्छा है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले साइंस बैकग्राउंड या अदर बैकग्राउंड से होंगे, उनके पास जीरो बेस होगा कॉमर्स के नॉलेज, अकाउंट्स के नॉलेज को। दैट्स वाई मैंने काफ़ी बिगनिंग से इसको स्टार्ट किया, ठीक है। एंड ये रिकॉर्डेड सेशन है। बहुत सारे ऐसे लाइव सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ की आप और हम लाइव होंगे। वी विल आस्क, आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, यू विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी एंड वी विल सॉल्व आवर डाउट्स। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ रिकॉर्डेड होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो 2-3 थिंग्स आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो आप हमेशा नोटबुक लेके बैठिए, कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। मैं भी आपको नोट करके पढ़ाते रहता हूँ। हालांकि ये सारा जो पीपीटी है, जो नोट्स है, जो पीडीएफ फॉर्म में है, जो रिटन फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। बट स्टिल पढ़ते वक्त अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे देन यू विल बी इंगेज। आप थोड़ा इंगेज रहेंगे और आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा एक कॉन्सेप्ट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में। सी इट्स नॉट क्लासरूम। आप मेरे सामने नहीं है। आप अगर मेरे सामने होते तो मैं आपको देख के, फेस देख के ही मुझे पता चल जाता देयर आर सम डाउट। मैं आपको टोक देता वहीं पे, आप पूछिए क्या डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपके फेस को नहीं देख पा रहा हूँ। सो ये पॉइंट आपके तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप जब पढ़ें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो देयर आर मल्टीपल वेज। एक तो लाइव क्लास में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। दूसरा, लेट मी शो यू, आप जब वेबसाइट यहाँ पे जाएं, ठीक है, एंड दिस इज़ माय डैशबोर्ड। मेरे डैशबोर्ड पे नहीं, मैं दूसरे ब्राउज़र पे इसको ओपन करता हूँ। सपोज मैंने क्रोम पे ओपन किया, ठीक है, स्काइंक, ठीक है। यहाँ एक पर्सन है, आप जब लॉगिन होंगे तो आपका एक होगा। डैशबोर्ड पे जाइए। पहले भी ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है बट स्टिल लेट मी शो यू। यहाँ कम्युनिटी चैट है एंड इस कम्युनिटी चैट में जो अनाउंसमेंट हैं, जो भी सेक्शंस, जो भी सब्जेक्ट इस यूज़र ने, इन्होंने HTML एंड बाकी चीज़ सब्सक्राइब किया है, जो भी इन्होंने सब्सक्राइब किया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। और अनाउंसमेंट को आप चेक करते रहिए सो दैट कि जो भी लिंक्स वगैरह होगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहूँगा। आपको लाइव क्लासेस के लिंक मैसेज से भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे भी मैं लिंक और बाकी जो भी मुझे अपडेट देना होगा यहाँ पे मैं पोस्ट करते रहूँगा। तो इट्स लाइक ए चैट सेक्शन। आप यहाँ पे चैट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एंड आफ्टर फ्यू आवर डेली मैं इसको रिप्लाई करते रहता हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई करते रहूँगा, ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ ध्यान में रखना है आपको। नोटबुक लेके बैठिए, नोट डाउन करते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आप उसको रिस्पॉन्सिबल होइए, समझते रहिए, ठीक है। एंड कंटिन्यू करते हैं इस तरीके से, ओके। सो और फर्स्ट टॉपिक जो है आज का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। इस टॉपिक में, इस सेशन में हम लोग ये 4-5 चीज़ कवर करेंगे। दैट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं और क्यों कहते हैं, वी विल डील इन दिस टॉपिक। इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इवेंट को, बिजनेस एंटिटी एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस से हम लोग शुरू करते हैं। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये हम लोग यहाँ फाइंड आउट करके बताते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारे लाइफ में लैंग्वेज क्या रोल प्ले करता है। पहले लैंग्वेज को समझ ले, फिर अकाउंटिंग को लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे कि अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या होता है। सर पता है लैंग्वेज के बारे में, हाँ, बोल रहे हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, दिस आर ऑल लैंग्वेज। एग्जैक्टली, यू आर राइट। एक सिस्टम ऑफ वर्ड होता है लैंग्वेज, एंड इससे जो हम लिखते हैं,
पढ़ते हैं, बोलते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें हम लोग करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। या तो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करें या बोल के कम्युनिकेट करें। कोई मैसेज होता है वो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं दूसरे को, और कोई और हमें मैसेज फॉरवर्ड करता है, उसको सुनते हैं और समझते हैं। लैंग्वेज हमारे लाइफ में ये रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। सिमिलरली इन अकाउंटिंग जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अकाउंटिंग के पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, डे टू डे रिकॉर्डिंग्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करता है। ओके, यूजर्स को कम्युनिकेट करता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अभी मैं आपको अकाउंटिंग का एक होल पिक्चर प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, एंड ये पूरा जो थियोरेटिकल सेशन है नॉट ओनली थियोरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपका अंडरस्टैंडिंग होना इसमें बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं बड़े आराम से एंड आप लोगों को एक पूरा पिक्चर विजिबिलिटी के रूप में लेके आ रहा हूँ कि आप एक पूरा पिक्चर विजिबल हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ अकाउंटिंग में ये काम होता है। इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस, मेजर एंड वॉट एवर। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस है अकाउंटिंग का जो बड़ी मुश्किल से मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। फाइनल होता है कम्युनिकेशन, यूज़र को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन है या ट्रांजेक्शन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। कैश बुक में, बैंक अकाउंट में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, और बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट्स की, एंड फाइनली हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ये एक स्टेप है, पहला स्टेप जो होता है दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पहला स्टेप जो होता है हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने नाम ही रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इन सारे चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे अकाउंटिंग में। इनफैक्ट आप 11 से लेके एंड PhD तक इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में। सो द फर्स्ट प्रोसेस आपका ये होता है, मुझे थोड़ा सा इरेज कर लेने दीजिए इसको ताकि वन बाय वन मैं जब रिकॉर्ड करूं तो हो। तो आइडेंटिफिकेशन वो कर लिया, मेजरमेंट कर लिया एंड रिकॉर्डिंग कर लिया, इस तरीके से इन सारे बुक्स में। अब आता है क्लासिफिकेशन, भी हम लोगों ने कर लिया। अब आता है समराइजिंग। समराइजिंग के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, PL स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड मेनी मोर स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एंड देन हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। कुछ उसमें से कौन से एक्चुअल डेटा निकालते हैं टाइम से रिलेवेंट, कि मान लीजिए आपको जानना है कि इसकी पोजीशन क्या है, इस बिजनेस की पोजीशन क्या है। देन आप उसका कुछ रेशियो निकालते हैं कि कैपिटल और डेट का रेशियो क्या है, इस बिजनेस में कितना लोन है और कितना बिजनेस ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना हो कि अच्छा ग्रोथ हो रहा है कि डिग्रोथ हो रहा है, लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप लोग पैटर्न्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। एंड ये हम लोग फर्दर के सेशंस में सीखेंगे, एनालाइजिंग करते हैं और फाइनली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन रेज किया जाए यहाँ पे, डेफिनेटली आना ही चाहिए। अभी आप लोग अकाउंट्स पढ़ना, मेरे हिसाब से चूँकि ये वेरी बेसिक है, तो आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ना और सीखना शुरू किया है अकाउंटिंग में। ये सारे फॉर्मेट, ये सारे प्रोसेस हम लोग क्यों करते हैं? मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया, ले जाओ एंजॉय करो, पार्टी कर लो। ओके, आपने 1 2 3 4 5 वट एवर, कभी समोसे खा लिए, चाट खा लिया, आइसक्रीम खा लिए, खा के घर में आ गए, काम खत्म। पापा ने हिसाब नहीं मांगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अनदर एग्जाम्पल,
आपको 1000 रुपीज़ मंथ का पॉकेट मनी मिला पूरे मंथ का, और आपको उसका हिसाब देना है, आपको उसको बताना है कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए, और पूरे मंथ में 30 डेज में 30 डेज। तो आप क्या करेंगे इस केस में? आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, पर डे के ट्रांजैक्शन जो कुछ भी करेंगे आपको नोट करना होगा। एक आप डायरी लेंगे छोटा सा, और पर डे जहाँ भी एक्सपेंडिचर करें, जहाँ भी आप खर्च करें, एक्सपेंसेस करें, तो आप उसको नोट करेंगे। और लास्ट में मंथ के एंड में बोलेंगे, डियर डैड, दिस इज माई एक्सपेंस इट। मैंने 950 रुपीज़ खर्च किया एंड 50 रुपीज़ की सेविंग कर ली, 50 रुपीज़ की, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे कि पापा 1100 खर्च किए मैंने, और 1000 तो आपने दिया था, और 100 मैंने अपने किसी फ्रेंड से ले लिए। कोई भी केस हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नोट करना पड़ेगा, और नोट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको पापा को हिसाब देना है ना। सिमिलर वे में बिजनेस में जो होता है, बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, बहुत सारे पार्टीज जो होते हैं, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं, यूजर्स होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, और उनको बिजनेस के हिसाब किताब चाहिए होता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं, लगाने वाले होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होता है, बैंक होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स अथॉरिटी। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, उसमें जब अर्निंग होता है तो उस अर्निंग पे टैक्स पे करते हैं। तो ये टैक्स अथॉरिटी होता है, बोलती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए, तभी ना पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो सही प्रॉफिट आप इनकम टैक्स को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ ऑनर्स और शेयर होल्डर, ये इंटरनल होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो कैटेगरी में क्यों डिवाइडेड है। अभी बस पॉइंट ऑफ फोकस ये है कि कम्युनिकेट करना होता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ लेन देन, बिजनेस में जो भी लेन देन हुआ, डेली सेल्स हुआ, परचेज हुआ, सैलरी पेमेंट किए, वेजेस पेमेंट किए, इन सब का एक हिसाब किताब रखना पड़ता है। और हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटिंग में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना होता है। यहाँ आपने देखा क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए। और इन सब का पर्पस यही होता है कि एंड ऑफ द डे किसी न किसी को क्या करना पड़ता है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट शो करना पड़ता है कि हमारे पास इतने एक्सपेंसेस हैं, इतने एसेट्स हैं, इतने प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये मैं प्रॉपर नाम यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस, एसेट्स, प्रॉफिट, लॉस। इन सब को हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं अकाउंटिंग में, इनकी रिलेवेंस क्या है, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ बताई। पहला चीज़ ये है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है, और अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों होता है, बिकॉज जिस तरह से लैंग्वेज में कुछ वर्ड होते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, अपने फीलिंग को कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, उसको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो फॉर्मेट है, वो किसके पास है? अकाउंटिंग के पास है। अकाउंटिंग में हम लोग उसको सीखते हैं, दैट्स वाई अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी जनरेट हो गया होगा कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ करते हैं। हालांकि इस फॉर्मेट को, इस चार्ट को आप लोग दोबारा देखने वाले हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक मेरा एक और क्वेश्चन है। आप सवाल बहुत करते हैं सर, अब बिना सवाल किए और आपको बिना जवाब दिए आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और मेथड ही यही है एक्सप्रेसिव लर्निंग, सो दैट कि आप इंटरैक्ट होइए सॉरी, आप सब्जेक्ट मैटर के साथ इंटरैक्ट होइए। आप जितना इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, जितना आप इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी, ठीक है। आप में से हर किसी ने वेजिटेबल स्टोर पे विजिट किया होगा। आप इतने बड़े हो गए हैं, सब्जी वगैरह खरीदने जाते होंगे, ठीक है। स्ट्रीट फूड आपने डोसा, चाउमीन, समोसा, ये सारे खाए होंगे। कभी ना कभी हार्डवेयर स्टोर पे गए होंगे, ऑटो पार्ट स्टोर पे गए होंगे, छोटे मोटे क्लॉथिंग और बुटीक्स पे गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर के पास गए होंगे, ग्रॉसरी शॉप में डेफिनेटली गए होंगे, ओके।
ये सारे जो ऑनर होते हैं इनके पास एक प्रॉपर सेट ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती है। वो आपकी तरह ग्रेजुएट नहीं बन रहे होते हैं या आपकी तरह कॉमर्स की स्टडी नहीं किए होते हैं, बट उनको अकाउंटिंग आती है। वो समझते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना मार्जिन किस प्रोडक्ट पर रख के हम लोग सेल कर रहे हैं, उनको ये सब बात समझ में आता है। और दैट्स वाई ही इज़ डूइंग और सी इज़ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो अभी एक ओवरऑल आइडिया हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक केस देता हूँ एंड बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो फटाफट आंसर दे देंगे, और नहीं तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक गोलगप्पा वाला है, उसका नाम है अमृत भोग पानी पूरी वाला। इसको कुछ लोग गोलगप्पा वाला भी बोलते हैं, मैं भी गोलगप्पा ही बोलता हूँ, बट रिटन में मैंने पानी पूरी लिखा है आपको पानी पूरी वाला। मैंने उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। मान लीजिए 1 वीक का या 2 वीक का, उसके ट्रांजेक्शन्स को मैंने यहाँ पे दिया है। ये डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता होगा, कोई भी सब्जी वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। छोटे मोटे जो शॉप होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, बिकॉज मे बी उनका इनकम जो होता है इनकम टैक्स के प्रीव्यू में नहीं आता है, और आता भी है तो वो कुछ इनकम टैक्स में ऐसा प्रावधान है कि कुछ हद तक, कुछ लिमिटेड इनकम तक आपके पास अगर इनकम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद ही इनकम 25 लाख 40 लाख इस तरह का कुछ है, लिमिट क्रॉस करने के बाद ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। बट हम लोग इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके देखते हैं कि आखिर पूरे के पूरे अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन होता है और कैसे मेंटेन होता है, एक ओवरव्यू आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अमृत भोग पानी पूरी वाला बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने 10,000 कैश बिजनेस में लेके आए, फिर उन्होंने एक लोन लिया, इंटरेस्ट रेट है 1.25% पर मंथ। अगर आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट निकालना होगा, एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो 12 से मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से इंटरेस्ट रेट निकाल कर सकते। उन्होंने दुकान के लिए स्टॉल परचेज किया, उसके लिए 12,000 रुपीज़ उन्होंने खर्च किया। पानी पूरी के लिए मटेरियल लेके आए 6,000 रुपीज़ का। ठीक है, फर्स्ट वीक में उन्होंने सेल किया 4,000 रुपीज़ का, बट सेल में उनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल खर्च हुआ 2,000 रुपीज़ का खर्च हुआ, है ना, प्रॉफिट बाकी हुआ 4,500 रुपीज़ का। सेकेंड वीक में उन्होंने सेल किया है, और यहाँ पे उनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगा वो 3,000 रुपीज़ लगा, और 500 रुपये के गोलगप्पा उनके रिश्तेदार और दोस्त लोग खा गए। नया नया दुकान खोला था उन्होंने। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनकी अकाउंटिंग। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ फाइंड नहीं करना है। टाइप्स ऑफ बिजनेस आप बताइए मुझे, ट्रांजैक्शन को थोड़ा बाइफरकेट करके बताइए। उनके पास कुछ एसेट्स है, कुछ एक्सपेंसेस हैं, या व्हाटएवर जो भी नाम में आप बता पाएँ एक रफ आइडिया में। क्या उनके सेल करने से इनकम हुआ, अभी उनके पास कितना कैश बचा होगा, क्या उनके पास स्टॉक बचा है, एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन आप दे पाएँ, दैट्स वेल एंड गुड। बट इतना इन्फॉर्मेशन आप मुझे फाइंड आउट कीजिए। आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, वीडियो को ट्राई कीजिए, एंड देन वी विल कनेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। बिजनेस के अलग अलग टाइप होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल, या फिर आपने बिजनेस स्टडीज़ जब पढ़ी होगी तो आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिटेल में डिस्कशन किया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग पर्पज से। सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो अकेले बिजनेस को रन कर रहे हैं, अकेले मालिक हैं, अपना पैसा भी खुद इन्वेस्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट उनका होता है। अदर टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप होता है, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके एक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। सब लोग मिलके पैसा लगाते हैं, मिलके काम करते हैं, और प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। पार्टनरशिप के और भी आज बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्म है। लिमिटेड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन जिसको कि हम लोग कंपनी बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड हो सकता है कंपनी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अपने केस में यहाँ पे उनका सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, एंड अगेन अगर आपको सर के ऊपर से जा रहा होगा, मेरे ख्याल से नहीं जा रहा होगा, लेकिन
पर्पस ये है यहाँ पे ना कि एक ओवरव्यू में आपको देते जाऊँ, कंप्लीट ओवरव्यू। सो रिलैक्स होके इस कहानी को सुनिए, कुछ नोट डाउन की ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन कीजिए, एंड टिल द एंड ऑफ दिस सेशन डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नेम ऑफ बिजनेस। आप जब एज ए अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो आपको ये पॉइंट हमेशा फाइंड आउट करते रहना होगा। पहला जो पॉइंट था कि वो टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, दूसरा पॉइंट नेम ऑफ द बिजनेस क्या है। यहाँ पे बिजनेस का नेम है अमृत भोग पानीपुरी वाला, बिकॉज जितना भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे ना आगे, वो नेम ऑफ बिजनेस से ही रन होगा। जब हम लोग एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन आई विल लेट यू नो कि बिजनेस, और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर बोथ आर टू सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए जो बिजनेस नेम होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑनर जो होगा वो ऑनर कैपिटल एंड ड्राइंग से रिलेटेड होगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट। अगर सोल प्रोप्राइटर का केस है तो ऑनर को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। एलएलपी और कंपनी के केस में ऑनर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑनर होते हैं वहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए कि उनकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी या डे टू डे बिजनेस का ऑपरेशन क्या है। आगे हम लोग जब एसेट्स और एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट जब डिस्कस करेंगे ना, उस समय आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करेगी। फर्स्ट ही आप फाइंड आउट कर लीजिएगा क्वेश्चन में और प्रैक्टिकल लाइफ में कि इनकी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी क्या है, किस तरीके से। यहाँ पे इनका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी क्या है, पानी पूरी के मटेरियल्स को परचेज करते हैं, पानी पूरी बनाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और वो सेल करते हैं, और यही इनकी रेवेन्यू एक्टिविटी है। इसी में जो पैसा खर्च करते हैं वो उनका एक्सपेंसेस होगा, और इसमें जो पैसा आता है पानी पूरी को बेचने से वो उनका इनकम होगा, उनका गेन होगा। ठीक है, यहाँ तक इसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। ये उनके ट्रांजेक्शन है, मैंने थोड़ा सा सेपरेटली लिख दिया है। आई होप आप लोगों ने इसको भी सेपरेटली बाइफरकेट करके लिखा होगा। 10,000 रुपीज़ वो कैश लेके आए बिजनेस में, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने घर से, उनकी अपनी सेविंग होगी या फिर पापा से या ब्रदर से उन्होंने लिया होगा कुछ भी। उन्होंने एक लोन लिया, बैंक का नेम थोड़ा सा यूनिक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, किनफिन। 1.25% पर मंथ का उनका इंटरेस्ट देना है उनको, 10,000 रुपीज़ का उनको लोन लिया। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन की इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ना कि जब अब आगे बढ़ेंगे तो आपको जितना अच्छा से आप ट्रांजेक्शन को एनालिसिस कर पाएंगे, जितना बेटर वे में आप ट्रांजेक्शन की एनालिसिस कर पाएंगे, उतना बेटर वे में आप अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा आगे आपको। परचेज किया उन्होंने पॉट्स एंड यूटिल्स। पॉट्स एंड यूटिल्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्टॉल देखा होगा आप लोगों ने, गोलगप्पा जो लोग बेचते हैं कि स्टॉल लगाते हैं, उसको मैंने पॉट्स एंड यूटिल्स करके लिखा है 12,000 रुपीज़ का। ये उनका नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, हर दिन वो पॉट्स नहीं खरीदते हैं, हर दिन वो यूटिल्स नहीं खरीदते हैं। स्टॉल उन्होंने एक ही बार परचेज किया और बाकी दिन वो गोलगप्पा मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं, तो ये उनका एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, इसको आगे डिस्कस करेंगे। मटेरियल परचेज किया पानी पूरी का उन्होंने, होलसेल में परचेज करते हैं 1 और 2 वीक के लिए, मसाला हो गया, बाकी मटेरियल्स हो गया, 6,000 रुपीज़ का। फर्स्ट वीक में उन्होंने सेल किया 4,000 का, और जो 6,000 का मटेरियल परचेज किया था उसमें से कितना खर्च हो गया, 2,000 का मटेरियल ऑलमोस्ट। हालांकि उन्होंने अकाउंट्स तो रखा नहीं है, बट एक आइडिया है कि इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना उन्होंने खर्च किया। दूसरा 4,500 नेक्स्ट वीक में सेल किया, और उसके लिए 3,000 रुपीज़ क्या हुआ उनके पास खर्च हुआ, और 500 उनका पर्सनल कंजम्पशन हो गया। ये एनालिसिस हुआ ट्रांजेक्शन्स का। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हर एक ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला 10,000 रुपीज़ जो वो बिजनेस में लेके आए, इसमें से कोई एक होगा, आप गेस करके बताइए। एग्जैक्टली सही गेस किया आपने, इसको कैपिटल बोलते हैं।
ठीक है, ये पैसा कैश में आया तो कैश में भी ये पैसा इंक्लूड हो गया होगा, यहाँ पे कहीं कैश का मैंने बैलेंस लिखा होगा। ठीक है, कैश में भी ये पैसा इंक्लूड हो गया होगा, बट इसको कैपिटल बोलते हैं। सेकंड, लोन लिया, डेफिनेटली सीरियल से ही मैंने लिखा है, ये लोन हुआ इनका, 10,000 रुपीज़ का लोन लिया। एक लायबिलिटी होता है लोन, इसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड वन, ये इनका एसेट्स हुआ। मैंने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पॉट्स, यूटिल्स, मटेरियल जो ये परचेज करते हैं, ये बार बार परचेज नहीं करते हैं, वन टाइम इन्होंने परचेज किया तो ये इनका एसेट्स हुआ। पानी पूरी मटेरियल, ये इनका प्योर एक्सपेंडिचर हुआ, सॉरी एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंस किया इन्होंने, पानी पूरी मटेरियल खरीद के लाए, और ये 2 वीक में इन्होंने सेल किया। अगर स्लो हो रहा हो वीडियो तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड के रूप में भी ले जाके इसको आगे बढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, स्लो कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। क्लासरूम में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, टीचर को पॉज नहीं कर सकते, बट यहाँ अपने पास कुछ डिमेरिट हैं तो कुछ मेरिट भी हैं, लाइक कि आप रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं एक ही क्लास को। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2-3 बार पढ़ने की, आप आराम से मेरे साथ पढ़िए एंड वी विल कंप्लीट वेरी गुड वे। ठीक है, ये इनका पर्सनल कंजम्पशन हो गया। और ये रेस्ट के जो 2 पॉइंट हो गए, प्रॉफिट ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहाँ से पूरे उनके बिजनेस के एक्सपेंसेस को एक जगह लिखते हैं, पूरे इनकम को एक जगह लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, एंड देन प्रॉफिट निकलता है। और जो मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, वो साल के एंड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ 2 वीक का ही ट्रांजेक्शन जस्ट मैंने आपको समझने और समझाने के लिए लिया था कि इस अकाउंटिंग में किस तरीके से आपको काम करना है, आगे क्या आपको थॉट प्रोसेस रखना होगा समझने का। दैट्स वाई शुरू में ही एक कंप्लीट अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको देनी है कि आप इस थॉट प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक उनका हुआ, 6,000 का मटेरियल उन्होंने परचेज किया था। ठीक है, 500 उनका पर्सनल कंजम्पशन हो गया, और एक बार 2,000 का मटेरियल ये जो सेल किया, यहाँ पे 2,000 का मटेरियल उनका कंज्यूम हो गया था, और यहाँ पे 3,000 का मटेरियल कंज्यूम हो गया था, है ना। और 500 मटेरियल इनके पास इन हैंड है, जिसको कि क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये तो हुआ, और ट्रांजेक्शन्स को मैंने नाम में रिकॉर्ड कर लिया, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात ये समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग कैसे कैसे करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है, इस तरीके से जर्नल का एक फॉर्मेट है, आप लोगों ने देखा होगा पहले इसको, ये जर्नल प्रॉपर होता है। इसके अलावा भी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होती है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ये सारे होते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक नाम बड़ा अच्छा है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। परचेज रिटर्न हो गया तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न एंड फ्यू मोर्स। तो ये सारे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद जितने भी अलग अलग अकाउंट्स मिलते हैं उनको हम लोग एक पार्टिकुलर क्लासीफाई करते हैं, और एक पार्टिकुलर डेट को उनका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं कि एक पार्टिकुलर डेट के पास उनके उस अकाउंट में क्या बैलेंस है, और यही बैलेंस आगे कैरी होता है, ट्रांसफ़र होता है। ये वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या फिर इवन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेली भी होता है। ठीक है, एंड देन हम लोग ट्रायल बैलेंस उनका प्रिपेयर किए एक पार्टिकुलर डेट को। उनके पास कैपिटल 10,000, लोन 10,000, पॉट्स एंड यूटिल्स एसेट्स 12,000 का, उनके 2 वीक के बिजनेस में एक्सपेंस हुआ 6,000 का, इनकम हुआ 8,500 का। ड्राइंग, जो पर्सनल कंजम्पशन था ना, जो पर्सनल कंजम्पशन था, उनके दोस्त लोग जो खा गए थे, उनके फैमिली मेम्बर्स जो यूज़ कर लिए थे या उन्होंने यूज़ कर लिया था, वो ड्राइंग्स के रूप में होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और रिमेंबर, कैश का हम लोगों ने बैलेंस फाइंड आउट किया था। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो
15,500 कैश है और क्लोजिंग स्टॉक उनके पास भी, क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने डिस्कस किया था कि कैसे 6,000 रुपीज़ क्या उन्होंने क्या किया था, परचेज किया था। वन टाइम 2,000 रुपीज़ का मटेरियल कंज्यूम किया, 3,000 का कंज्यूम किया सेल करने के लिए, 5,000 हुए, एंड 500 का पर्सनल कंजम्पशन हो गया, रिमेनिंग 500 उनका क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हो गया था। ठीक है, तो ये हुआ। आप बीच बीच में चाहें तो पॉज करके ब्रेक ले सकते हैं एंड देन रिज्यूम कीजिए। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद प्रिपेयर करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि उनको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ये एक छोटे से बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ये एकदम फॉर्मेट में नहीं है, जस्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी एक मेथड से मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। आपको नाम ये याद रखना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये फाइंड करते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में या लॉस हुआ। और यहाँ पे नेम अमृत भोग पानी पूरी वाला, ठीक है, जो बिजनेस का नेम था उस नेम को रिकॉर्ड करते हैं एंड वी विल डिस्कस इन लेटर पीरियड। बट ये बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में वो स्टेटमेंट आते हैं कि क्या उनके पास एसेट्स है और क्या उनके पास लायबिलिटीज़ है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, कैपिटल 10,000 जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। प्रॉफिट हुआ, दे दिया उनको हम लोगों ने। पर्सनल कंजम्पशन हुआ, माइनस कर दिया। इस तरह से ऑनर्स की इक्विटी हमारे पास 13,000 हो गई एंड लोन हुआ 10,000, टोटल 23,000। उन्होंने 12,000 का एसेट्स हैं उनके पास में, कैश है 10,500 का और क्लोजिंग स्टॉक है 500 का, ये भी हुआ 23,000, दोनों बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, की टेक पॉइंट यहाँ पे ये है अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आता हूँ। ठीक है, की टेक पॉइंट ये है कि जब भी कोई बिजनेस होता है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम होता है, और इस एक्सपेंसेस और इनकम के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और बिजनेस के पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है। ठीक है, इसका भी स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और फर्दर हम लोग उस स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, कुछ रेशियो फाइंड आउट करते हैं ताकि ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है, ये ग्रोथ में जा रहा है बिजनेस की, कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, ये सारा। और ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, जो मेथड हैं, वो अकाउंटिंग में अवेलेबल है। दैट्स वाई अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो होते हैं अकाउंट्स में। अभी एक अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ तक एक हम लोगों ने ओवरव्यू लिया कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक होती है और किस तरीके से स्टेटमेंट, एक जस्ट ओवरव्यू था। एक टॉपिक आप यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। और जब एक एक्टिविटी आप समझ जाएंगे देन वी विल फाइंड आउट कि इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं और नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। ये जो टर्म है ना, जो भी नाम है, इनका हिंदी मीनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो ये नाम मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेंगे। आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने का जो तरीका हो वो जितना ही बेस्ट ऑन ग्राउंड लैंग्वेज हो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बट ये नाम आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेंगे, और आगे आप अगर फ्यूचर अपना कॉरपोरेट्स वगैरह में देखते हैं, एक हाई लेवल की जॉब को करना चाहते हैं, हायर लेवल की स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यू हैव टू पुट योर लेग, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और अकॉर्डिंगली समझना होगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं
अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप बोलिएगा सर आई एम अ स्टूडेंट, आई डू नथिंग, आई जस्ट स्टडी। ओके, बट अगर मुझसे कोई पूछता है या कुछ ऐसे पर्सन से कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आंसर हो सकता है, कोई बोलते हैं मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, आई वर्क इन ए फैक्ट्री, आई एम ए डॉक्टर, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, आई एम मैनेजर, ऑफिस में काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। एंड इस तरीके से क्यों पढ़ाते हैं भाई आप लोग? सो वी नीड सो मनी, जिससे कि हम अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है जिसका पर्पस होता है मनी अर्न करना, फिनेंशियल गेन करना, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी होता है इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, कोई भी इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, जब किसी गुड्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं या कंज्यूम करते हैं, और उनका जो पर्पस होता है मॉनेटरी एंड फिनेंशियल गेन होता है, तो वैसी एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल तरीका से ये समझिए कि अगर हम पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो काम क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, चाहे वो अपने बिजनेस में कर रहे हों या कहीं जॉब पे कर रहे हों, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर हैंड, LHS तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब RHS पढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी काइंड ऑफ एक्टिविटी होता है जहाँ पे पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, वहाँ पे सोसाइटी को हेल्प करना हुआ, खुद को एंजॉय करने के लिए हुआ, अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करने के लिए हुआ। आप एज ए स्टूडेंट अपने गार्डन में प्ले कर रहे हैं, या फिर एक बच्चा है गार्डन में खेल रहा है, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, घर में हाउस वाइफ है, मम्मी है, दीदी हैं, वो खाना बनाती हैं, चाहे बाकी आपके काम में हेल्प करती हैं। ओके, एक लड़का है, सड़क के किसी बुजुर्ग को सड़क क्रॉस करवा दिया जाए, या आप किसी भी तरह की सोशल एक्टिविटी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लमसम वो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है, जस्ट मैं क्लियर करता हूँ अभी आपको। जब भी हम बिजनेस और डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेशंस करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जब पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट मोर देन 60% आप समझ गए हैं, थोड़ा सा मुझे डील कर लेना है। एक्टिविटी जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इकोनॉमिक इवेंट होता है। इकोनॉमिक इवेंट वो होता है, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ गए हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको इस तरह से मान के चलिए अपने दिमाग में कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है इकोनॉमिक इवेंट। कोई बिजनेस इन्वॉल्व हो, ट्रांजैक्शन करता है जिसमें फिनेंशियल या मॉनेटरी या पैसे का लेन देन हो, तो वो एक्टिविटी जो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, वो उसी को इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सेम थिंग, मैंने कहा था कि फिर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो फिनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, अब यहाँ पे एक प्रॉपर मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस में लेन देन होते हैं, यू ऑलरेडी नो, हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कितना पैसा का हुआ, है ना, रिकॉर्ड करते हैं, किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, कहाँ करें, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसकी एक समरी निकालते हैं और इंटरप्रिटेशन करके अपना रिजल्ट निकालते हैं, और फाइनली जो इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं बिजनेस के लिए उसको कम्युनिकेट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ डील करना चाहूँगा।
कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए और कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करिए। थोड़ा सा थियरी इसमें आगे के चैप्टर में भी मिलेगा इस चीज़ से, रिकॉर्डिंग आपको रिलेटेड इस चीज़ से कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करें और कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ना करें। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, जो फिनेंशियल नेचर के होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उन ट्रांजैक्शन को आपको फाइंड आउट करना होगा बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए। मेजरमेंट डेफिनेटली, अगर आपको 200 kg कोई चीज़ है तो आप 200 kg कैसे राइट डाउन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपको पता करना होगा सर ये बताइए कि 1 kg का प्राइस क्या है। आप पूछ लीजिए 1 kg का प्राइस क्या है, किसने कहा 10 रुपीज़ है। ओके, थैंक यू। तो बिजनेस में कितना रिकॉर्ड करेंगे, रुपीज़ 2000। मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2000। तो मेजरमेंट इसी पॉइंट को कहते हैं, आपको फिनेंशियल टर्म में, मनी के टर्म में आपको मेजर कर लेना होगा ट्रांजैक्शंस को। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि मनी के टर्म में मेजर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए और वो मनी के टर्म में मेजर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉय, बिजनेस नंबर ए है, एक बिजनेस है, इसमें बिजनेस हैप्पीनेस इंडेक्स 100 पॉइंट है। अब इस बिजनेस हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस पॉइंट में मेजर करेंगे। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेटिस्फैक्शन, इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को हम ना तो मेजर कर पाते हैं ना ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। सिंपल टर्म में आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में मनी फाइंड आउट करना होगा, इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट किया इकोनॉमिक इवेंट को, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करते हैं। अकाउंट्स फाइंड आउट करते हैं कि कैश नेचर का है, कैपिटल नेचर का है ना, बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, मशीनरी है, इकोसिस्टम एंड व्हाट एवर जो भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे कब डेबिट होता है और कब वो क्रेडिट होता है। ये सारा चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर का आपने एग्जांपल देखा, और ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश बुक, बैंक, पेटी कैश बुक, परचेज, रिटर्न, सेल्स, रिटर्न, ये अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 2 स्टेप अभी आप लोगों ने सीखा, पहले भी आप सीखें, अगेन इसको एक रिवीजन के तौर पे रख लीजिए। 2 स्टेप है। पहला, जब भी कोई बिजनेस में लेन देन होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, मेज़र करते हैं कितने रुपीज़ का हुआ, इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, और एक प्रॉपर वे आउट फाइंड आउट करते हैं कि इसको कहाँ रिकॉर्ड करें, किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, ये काम करते हैं। ये जर्नल प्रॉपर का एक एग्जांपल है, जर्नल एंट्री का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप लोग डील करेंगे ना, चूंकि ये सारा जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है, अभी करंट सिनेरियो में जाएंगे, प्रैक्टिकल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जो कि आप मॉल्स वगैरह में गए हों या फिर शॉपिंग सेंटर में गए हों, तो वहाँ पे इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री बहुत कम मिलती है। वहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए डिफरेंट बुक्स होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन होते हैं, मैनुअल एंट्री मेंटेन नहीं होती है। बट कॉन्सेप्ट यही रहता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द जर्नल एंट्री आप जब सीखेंगे एग्जाम पर्पज से और लर्निंग पर्पज से, तो वो आप इसी फॉर्मेट में, जर्नल एंट्री के इसी फॉर्मेट को आप यूज़ करेंगे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई विल टीच, जब हम लोग ई अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ मैं आपको ई अकाउंटिंग में डील करूँगा कि डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और मैनुअल भी, कॉपी पेन पे भी इस अकाउंट्स के फॉर्मेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। ठीक है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग इन लेजर, एंड बैलेंसिंग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अमृत भोग का ही एग्जाम्पल ले लिया है।
और आफ्टर क्लासिफिकेशन जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स के अलग अलग हेड होते हैं, उन सबको हम लोग एक स्टेटमेंट में लेके आते हैं और इस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, और ये क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पहला आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस तक आप पहुंच गए। ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के बाद आपको एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जहां से पता चलता है कि बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। भाई लॉस भी हो सकता है, बट आई एम राइटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है, जो कि कैपिटल अकाउंट को यानी कि बिजनेस के ऑनर को ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, अभी आपको बस नाम याद रखना है कि इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। ओके, और ये है बैलेंस शीट, जहाँ पे हम लोग जितने भी बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटी होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। एक एसेट साइड होता है जहाँ पे सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और एक लायबिलिटी साइड होता है जहाँ पे सारे लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये आगे हायर लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे एनालिसिस करें एक ही बिजनेस के 2018, 19, 20, 21 अलग अलग साल के परफॉर्मेंस को, मतलब कैश का परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रॉफिट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन्वेंट्री किस तरीके से, अकाउंट पेबल बढ़ रहा है, क्या रेशियो है, यहाँ से यहाँ में, यहाँ था यहाँ कम हो गया, देखिए यहाँ पे 2000, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ इससे भी ज़्यादा हो गया, यहाँ इससे भी ज़्यादा हो गया। तो एक ट्रेंड क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, यहाँ पे बढ़ा फिर घटा, उसके बाद फिर ग्राफ बढ़ते चला गया। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस हम लोग बड़े बड़े बिजनेस में, यहाँ से डिसीजन मेकर जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों से। अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक विज़न आपका प्रिपेयर होते चले कि अकाउंटिंग जस्ट, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बस इतना ही पता था कि जर्नल एंट्री अगर खूब बढ़िया से बना लेते हैं, मेरे से बेहतर अकाउंटिंग कोई नहीं जानता। लेज़र बना लेते हैं, मेरे से बेहतर अकाउंटिंग कोई नहीं जानता है। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने आ गया, मतलब बहुत बड़ी बात है, आई एम मास्टर। बट आफ्टर 16 और 17 ईयर जॉब करने के बाद आज मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि जर्नल एंट्री, लेज़र, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग फॉर्मेट्स कॉपी पेन पे बना के सीखते हैं, दे आर जस्ट वेरी बेसिक। आज के डेट में बहुत सारे ऐप है जो उस काम को आराम से कर देते हैं, मैनुअल कहीं भी अकाउंटिंग नहीं होता है। बट हाँ, हमको सीखने के लिए, हम लोगों को सीखने के लिए अभी के अभी आप अपने लेवल पे सॉफ्टवेयर पे नहीं जा सकते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नोटबुक पे ही लेना होगा, कॉपी पेन पे ही लेना होगा, एग्जाम में भी उसी पे लिखना होगा। बट आपको एक विज़न रखना होगा कि हाँ, फर्दर हायर लेवल पे अकाउंटिंग का जो जॉब होगा, अकाउंटिंग में मेरा जो कैरियर होगा वो किस तरीके का होने वाला है, मैं काम कौन सा करने वाला हूँ। यू आर नॉट गोइंग टू मेक जर्नल एंट्री, आप कभी जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे कॉपी पेन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से क्रिएट हो जाएगा, लेजर सॉफ्टवेयर से क्रिएट हो जाएगा। यू हैव टू डू एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना भी हो तो आप सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग करेंगे, जो कि फर्दर हम लोग देखेंगे इस बुक्स में। ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपको दिखाते जा रहा हूँ और डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस ये मान के चलिए कि हायर लेवल पे जो होता है वो एनालिसिस होता है, ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं, रेशियो की एनालिसिस करते हैं, ये सारा एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के यूज़र होते हैं, सिंपल सा आइडिया है। आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में कि कौन कौन से इंटरनल यूज़र होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। बट अभी आप ये मान के चलिए कि जो लोग बिजनेस के इनर विंग होते हैं, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपके फैमिली मेम्बर, इनको आप इंटरनल समझिए, और जो भी आस पड़ोस के नेबर्स होते हैं आप उनको एक्सटर्नल मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिजनेस में भी बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ होते हैं वो इंटरनल समझिए, और जो लोग दूर के होते हैं बिजनेस के आसपास से,
वो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल होते हैं, बट सबका एक दूसरे से इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, ठीक है। बैंक बिजनेस का इंटरनल पार्ट नहीं होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनल पार्ट नहीं होता है, बट इन दोनों का बहुत ही गहरा रिलेशन होता है, बैंक का और टैक्स डिपार्टमेंट का। बैंक में हम लोग पैसा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप जीएसटी हमेशा पे करते होंगे, चॉकलेट भी खाए जीएसटी दीजिए, ठीक है। तो टैक्स डिपार्टमेंट और बैंक, जो भी इनकम हुआ उस पर टैक्स दीजिए, ये सारे रिलेटेड होते हैं। और कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। शुरू में ही इस जब चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कम्युनिकेट नहीं करना होता तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद नहीं रखना होता कि हर साल बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस हुआ और कैसा ग्रोथ हो रहा है, क्या एनालिसिस है, क्या ट्रेंड है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो कम्युनिकेशन के लिए ही हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और मेजरमेंट के लिए, और साथ में एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे का टॉपिक डील करने से पहले फिर से एक बार आपको रिकैप करवा दूं। हियर इट इज, और मैं यहाँ पे आते, सो ये प्रोसेस है जो आपको याद रखना होगा। अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने शो किया था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड फाइनली कम्युनिकेशन। और अकाउंटिंग का जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इसी के लास्ट में जब मैं डेफिनेशन राइटर, तो ये पूरे एक चीज़ को मिला के अगर लिख दीजिए कि अकाउंटिंग, इंटरप्रिटेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यही अकाउंटिंग होता है, और यही होता भी है, और इसी को हम लोग कंटिन्यूअस स्टडी करते रहते हैं। मैं डिस्कार्ड करता हूँ और फिर से हम लोग अपने अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। चूँकि अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होता है तो हम लोग थोड़ा सा बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, आपको पता होगा, आपने शॉपिंग मॉल में विजिट किया है, एवरीवेयर देयर इज ए बिजनेस। आप जहाँ पे जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, आप कुछ सेल करते हैं, दे ऑल आर डूइंग सम बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मीनिंग मिलेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। आपने बिजनेस स्टडी बीएसटी जब पढ़ा होगा ना, देन आपने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। मैं यहाँ पे फिर आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट पर्पस के लिए हो सकता है और नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए हो सकता है। ओह सर, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका पर्पस होता है, एनजीओ होते हैं, सोसाइटी का हेल्प करना होता है, वेलफेयर के लिए होते हैं, ऑलवेज प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। और जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो सोसाइटी से पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी से पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो एनजीओ की तरह काम करे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे डोनेट करें, या फिर किसी ऐसे सोशल एक्टिविटी में खर्च करें जो कि इससे आम पब्लिक को फ़ायदा हो, ठीक है। वो कुछ लोगों को चैरिटेबल के लिए पढ़ाई करवा देते हैं, कुछ फ्लड वगैरह होता है तो वहाँ पे डोनेट करवा देते हैं, कुछ रिलीफ फंड में जमा कर देते हैं, तो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में परफॉर्म करते हैं। कुछ बड़े ही बिग नेम मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। टाटा ग्रुप, आपने नाम सुना होगा, रिलायंस जियो यूज़ करते हैं, आदित्य बिरला, इन्फोसिस, महिंद्रा, एल&टी, लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड, ये बहुत बड़े बड़े नेम हैं। यहाँ पे जॉब करना एक ड्रीम जॉब होता है। विप्रो, आरटीसी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तो ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे नेम, जितना भी नेम आप फाइंड आउट कर पाएँ। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ बिजनेस के नेम फाइंड आउट कीजिए, वो किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो हर साल पेपर में या न्यूज़ पे, इसमें इंटरनेट पे पब्लिश करते रहते हैं। आप उनको देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि अकाउंटिंग में किस तरीके से डेटा हो रहा है, प्रेजेंट कर रहे हैं। बिजनेस बिल्कुल सिमिलर है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या नॉन प्रॉफिट के लिए हो।
हम लोग एक कहावत भी बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से ध्यान रखो। तो हर एक का काम उनका एक बिजनेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो सकता है, ग्रॉसरी स्टोर हो सकता है, क्लोथिंग, बुटीक्स, ऑटो स्पेयर, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, टीचिंग। और अगर इस बिजनेस का पर्पस मॉनेटरी है, फिनेंशियल गेन है, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस, आई होप आपको पता होगा, बट लेट मी डील। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, समोसा कैसा लगता है, चाट, वहीं से एग्जांपल लेते हैं। आटा, मसाला, ठीक है, एंड अदर मटेरियल जो समोसा में लगता है, एंड उसके बाद ये फ्राई होता है, और फ्राई होने के बाद आपके प्लेट में सर्व होता है। ये तो क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, गर्मा गर्म समोसा विद सॉस, एंड आप इसको बड़े अच्छे से खाते हैं। तो ये फ्राई होने तक का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं, तो दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, स्पेयर पार्ट्स को परचेज करते हैं, एंड कंज्यूमेबल्स को परचेज करते हैं, और फाइनली उनको फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी होती है, ये सारे क्या करते हैं, स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं। हम जितने भी प्रोडक्ट खाते हैं, रेडीमेड गुड्स जितने भी हम लोग खाते हैं, वो क्या करते हैं, मैगीज वगैरह जो कुछ भी खाते हैं, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आटा खरीदते हैं, देन नूडल्स बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का सेंस यहाँ पे आपको ये डेवलप करना है कि अगर कोई गुड्स बना रहे हैं फाइनल कंजम्पशन के रूप में रॉ मटेरियल से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बना बनाया गुड्स को परचेज करते हैं। आप वी मार्ट में जाइए, आप आदित्य बिरला में जाइए, आप कहीं भी जाइए, एसी खरीदने जाइए, वहाँ पे आपको एसी असेंबल होता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, शोरूम है, एसी लगा हुआ है। कार के शोरूम में जाइए, कार लगा हुआ है, कार बन नहीं रहा है। ठीक है, तो द शोरूम्स आर डूइंग ट्रेडिंग वर्क, वो जस्ट बेच रहे हैं, बना हुआ सामान को लेके आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को बेच रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग काम करते हैं। एंड सर्विस, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, अपनी सर्विस आपको दे रहा हूँ। पुलिस पर्सन क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। डॉक्टर क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। कोर्ट में लॉयर जो होते हैं क्या देते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है, तो दे आर डूइंग सर्विस। तो बिजनेस के लिए तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप प्योर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्योर ट्रेडिंग कीजिए ऑन सर्विस, या सम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेस्लेज वगैरह बहुत सारे गुड्स को बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी सी और एक लेवल में डीप में जाना होगा। आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होगा, और तब आप ट्रेडिंग की और बाकी अकाउंटिंग के प्रोसेस करेंगे। वी विल डील दिस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की पार्ट आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, एंटिटी, हम लोगों ने बिजनेस के बारे में समझा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा, ORG, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड बोथ द थिंग प्रॉपर वे में अगर अकाउंटिंग में हम बात करें तो उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी या सिर्फ एंटिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक इंडिविजुअल भी अपने आप में क्या है, आई एम एन एंटिटी। एंटिटी आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे या फिर डिक्शनरी में, एंटिटी का मतलब क्या है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस, आई एम एंटिटी। ठीक है, डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूँ। इस तरह से बिजनेस का भी एक सेपरेट एंटिटी होता है। सुपर बाजार, हीरा ज्वेलर्स, ITC, टाटा ग्रुप, है ना, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे अपने आप में एक एंटिटी होते हैं। ये बिजनेस हैं। क्यों एंटिटी होते हैं, इनका एक अपना नाम होता है, इन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, टेन पैन GST होता है, बिजनेस का हर एक बिजनेस का एड्रेस होता है, उसके नाम से ईमेल होता है, उसका एक मोबाइल नंबर होता है,
और उसके पास एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मैंने स्टार मार्क यहाँ पे पुट किया है लीगल एग्जिस्टेंस में। कुछ कुछ बिजनेस का लीगल एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट देयर आर सम लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अब सोच के देखिए, एक आदमी के पास क्या रहता है, मेरा नाम संतोष है, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, बट मेरे पास ईमेल है मेरे लिए, मेरे पास पर्सनल मोबाइल है। बिजनेस के पास मेरे से भी ज़्यादा चीज़ होता है, ठीक है। एड्रेस मेरा भी है, बिजनेस का भी होता है। तो जिस तरह से एक इंडिविजुअल का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, वैसे ही बिजनेस का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। दैट्स वाई इंडिविजुअल की तरह ही बिजनेस एक प्रॉपर रोल प्ले करता है, अपने आप में एक पर्सन है, नॉन लिविंग है, उसके पास लिविंग नहीं है, बट ही इज और सी इज और इट इज एंटिटी। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटिटी। और जब हम अकाउंटिंग करेंगे किसी बिजनेस के, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग एंटिटी, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज़। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, ये बार बार आएंगे और बार बार इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, जब बिजनेस के टाइप हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया था। अभी फिर से मैं एक रिकैप करा देता हूँ। 3 मेजर टाइप: सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे एक पर्सन है, ही इज़ डूइंग, अपने डायरेक्शन में सब कुछ करवाते रहते हैं, ऑनरशिप उनका रहता है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस करते हैं और उनको पार्टनर्स बोलते हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इनके लिए एक सेपरेट लॉ भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और ये इनका एक बिजनेस का नाम होता है, एक फॉर्म होता है, और ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं। सिमिलरली कंपनी के लिए भी एक लॉ है, कंपनीज एक्ट, अभी 2013 है। ये कंपनी एक्ट हम लोग जब पढ़ते थे तो 1956 था, ठीक है। अभी ये अपडेट हो गए 2013 हो गया। यू ऑल आर वेरी लकी। कंपनी के पास अपना एक मोहर होता है, सिग्नेचर होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक नेम होता है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। जब कंपनी अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे आप बिजनेस में, तब आप इसको यहाँ पे ब्रीफ में समझ लीजिए कि बिजनेस या तो सोल प्रोप्राइटर का टाइप का हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, या कंपनी अकाउंट हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर में एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि प्रोप्राइटर बोलते हैं उनको। जो भी बेनिफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उनका अपना होता है, जो भी लॉस होता है उनका अपना होता है। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। और कंपनी, अब बिग वन, कंपनी में जो भी पैसा होता है उसको शेयर्स बोलते हैं। और जो लोग भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिनका भी बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया रहता है, वो लोग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, ठीक है। एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और बहुत सारे फॉर्म है कंपनी के, और इनके लिए जो एक्ट वगैरह है वो एक सेपरेट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस नाम याद रखना है कि कंपनी, पार्टनरशिप, बिजनेस, इस तरह के बिजनेस है, ठीक है। थोड़ा सा एड ऑन मैंने दे दिया है कि अगर आपको प्रोप्राइटरशिप के लिए जाना हो तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जीएसटीज वगैरह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक जो ऑनर होते हैं उनका पैन चाहिए, एक रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, आधार चाहिए, और देन जीएसटी पोर्टल पे जाके वो रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्म भर के सबमिट करते हैं और बिजनेस के नाम से एक जीएसटी मिल जाता है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है क्रिएट करने का। कोई भी इंडिविजुअल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जिनके पास जीएसटी है वो कर रहे हैं बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए आपको थोड़ा सा जीएसटी से भी के अलावा आपको एक डीड बनाना पड़ता है बिटवीन द पार्टनर, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है और उस एग्रीमेंट को नोटराइज करवाना पड़ता है, ठीक है। और कंपनी के फॉर्मेशन के लिए आपको एमसीए यहाँ लिखा भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनका बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ हैं। ये अभी हैं, पुरानी कंपनीज जो हैं रजिस्टर हुई हैं वो इस लॉ से, कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर हुई हैं। लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी होती है, बट उनको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मेरा जस्ट पर्पस ये है कि मैं आपको विजिबल करा दूँ, दिखा दूँ कि कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है, पार्टनरशिप किस तरीके से फॉर्म होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरीके से फॉर्म होता है। दैट्स वाई मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। हाँ,
अब आप समझ सकते हैं कि किसी बिजनेस में यूज़र जो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, अभी तक मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल लेके चलिए, फैमिली मेंबर और पड़ोसी। अब आप प्रॉपर तरीके से समझिए, एक्सटर्नल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। एक बिजनेस है, बिजनेस में इन्वेस्टर जो होते हैं वो अदर पर्सन होते हैं, आउटसाइडर। वो बिजनेस को क्या करते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्ट अगर कर दिया तब तो बिजनेस के इनसाइडर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो लोग बिजनेस को लोन दिए होते हैं डिवेंचर होल्डर बोलते हैं, या कोई और जो लेंडर होते हैं। क्रेडिटर्स, जो लोग बिजनेस को उधार में गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, दे आर क्रेडिटर्स। बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारे जो लोग होते हैं। और इनमें अगर कुछ चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी याद रखिए कि यूजर्स जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक, क्रेडिटर्स, इन सबको, ठीक है। इंटरनल यूजर, बिजनेस के जो ऑनर हैं या शेयर होल्डर हैं, कंपनी के टर्म में शेयर होल्डर होंगे, प्रोप्राइटरशिप में ऑनर होंगे। एग्जीक्यूटिव होंगे जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस के जो मैनेजर होंगे, ये सारे बिजनेस के प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर या फिर जो भी एम्प्लॉय होंगे, ये सारे इंटरनल पार्ट होते हैं बिजनेस के। इनको भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन से बहुत हेल्प मिलता है और इनको चाहिए होता है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली अब मैं आपको एक डेफिनेशन पे पहुंचाऊंगा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन 1941 में, ये डेफिनेशन AICPI, इनका एक बड़ा बड़ा सा डेफिनेशन है, मैं रिटन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। 1996 का AAA का डेफिनेशन, 1970, दे ऑल आर डूइंग सम वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने पहले भी आपको कहा था, दिस इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इट व्हाट अकाउंटिंग डज। अकाउंटिंग जो काम करता है वही अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग क्या काम करता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये सारा जो प्रोसेस है वही अकाउंटिंग है। एंड अभी आज के डेट में जो प्रॉपर डेफिनेशन है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। एंड लास्ट में अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और इंटरप्रेट एंड एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। कुछ चीज़ कभी कभी बुक कीपिंग आपको नाम में आता है। अकाउंटिंग का जो छोटा सा पार्ट होता है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन प्रोसेस का जो पार्ट होता है, ये बुक कीपिंग के अकाउंटिंग में आता है। मतलब जो भी रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है, क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है, इसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो आप उनको बता सकते हैं कि जो फिनेंशियल डेटा, बिजनेस का जो डेटा होता है, इनिशियल जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, और क्लासिफिकेशन का जो पार्ट होता है, आगे आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तो और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। एंड द होल प्रोसेस रेस्ट, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। बाइफरकेशन और डिफरेंशिएट करेंगे तो बुक कीपिंग जहाँ से ख़त्म होता है, अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इट्स ए प्रोसेस deal with recording of transactions. It's a process deal with summarizing, transactions को summarize करता है। ये बेस होता है अकाउंटिंग का। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे अकाउंटिंग को डेवलप करते हैं और फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम रिकॉर्ड करके उसको समराइजिंग और रिकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करें तो आगे ना तो उसका कोई स्टेटमेंट बना पाएंगे और ना ही उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है जो कि अकाउंटिंग के बेसिक स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड करता है फॉर्मेट्स में, और अकाउंटिंग उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि एक जूनियर पर्सन है जिसने काम कर दिया और सीनियर पर्सन उसकी एनालिसिस करता है। आप पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगेन मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपको अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए, ठीक है। ये मेरा अपना है, आपका अपना डैशबोर्ड होगा। कोर्सेज़ में आप जाइए,
कोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं और जो भी रिलेवेंट कैटेगरी आपको सूट करता है वहाँ पे मैंने ये सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं आपके लिए। आप उस नोट्स को देख सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आई विश कि आप जो मेरे चैनल हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम्स पे भी आइए द सेम नंबर्स के साथ में, और आप मुझे चैट भी कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। एंड अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी इसमें बाकी रह गई तो मेरे से क्वेश्चन पूछिए। एंड फर्दर के लेसन्स में, चूँकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वेरी बिगिनर्स जो पहला लेसन आपका हो सकता है दैट विल बी दिस, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट कीजिए यहाँ से एंड डेफिनेटली वी विल डू वेरी बेस्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।